नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो हम लोग कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो आज हमारा ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वाक्य से है। वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है क्या कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह क्या होता है? विधेय होता है, उद्देश्य होता है, अन्वय होता है या फिर पद क्रम होता है। ठीक है तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो होता है उद्देश्य। जैसे मोहन फुटबॉल खेलता है। ठीक है, मोहन फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ पर जो मोहन है वो तो आ जाएगा उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वो होता है विधेय। फुटबॉल खेलता है वो क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा उद्देश्य हो जाएगा। इसके अलावा अगर अन्वय और पदक्रम की बात करें तो ये वाक्य के आवश्यक तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, उनमें से ये 2 हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है हमारा, धूप होती तो कपड़े सूख जाते, वाक्य का कौन सा प्रकार है? क्या ये संदेहवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक है, संकेतवाचक है या फिर इच्छावाचक वाक्य है? तो अगर तो कहें कि हो सकता है आज बारिश हो, तो इसमें संदेह है, तो ये तो हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें किसी को कुछ काम करने के लिए, जैसे बच्चों लाइक कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, उसके बाद आ जाता है संकेतवाचक। संकेत किया जा रहा है, धूप होती तो कपड़े सूख जाते, तो ये किसका उदाहरण है? संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। इच्छावाचक वाक्य में हम जो भी इच्छा करते हैं, जैसे तुम्हारा कल्याण हो, ठीक है, तो वो क्या हो गई? इच्छावाचक वाक्य में आ जाती है इस प्रकार की कोई इच्छा। तो यहाँ पर आपने चारों ही वाक्यों का ध्यान रखना है। संदेहवाचक में कोई किसी काम के होने में संदेह हो, वहाँ पर संदेहवाचक हो जाता है। आज्ञा, किसी को कोई आज्ञा दी जाए, संकेत को इशारा किया जाता है। ठीक है, और इच्छा में अपनी इच्छा व्यक्त की जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। अगला जो हमारा प्रश्न है, मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो वाक्यांश के लिए एक शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसका जो मतलब कि सही आंसर है वो आपने देखना है। मूल से मिलाकर बनाया हुआ, तो ये तो गलत है। मूल जो किसी की नकल न हो, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मौलिक, अगर आपसे पूछा जाए मौलिक के लिए वाक्यांश के लिए वाक्यांश क्या बनेगा, तो मूल जो किसी की नकल न हो, और इस वाक्य को देके ये पूछा जाए कि इसका क्या होता है, तो मौलिक हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, 8 कनौजिए 9 चूल्हे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा फूट होना। मतलब 9 आप हम कह सकते हैं 9 व्यक्ति हैं, 9 ही अलग अलग हैं, इस तरीके से इसका अर्थ लिया जाता है। ठीक है, चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ तो क्या हो जाएगा? रिश्वत। चांदी का जूता मतलब रिश्वत। ठीक है, सही शब्द का चुनाव कीजिए। मतलब कि वर्तनी में आपने शुद्ध बताना है कौन सा है। सौहार्द है, सौहार्द है जिसके 2 रय लगे हैं। ठीक है, या फिर सौहार्द, इस तरीके से आपको ये पहचान करनी है। तो यहाँ पर जो सही वर्तनी हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी? सौहार्द। क्या हो जाएगा? सौहार्द। यहाँ पर दोनों ही सही है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि लिखने में ही ऐसा हो गया, दोनों ही ये सही हैं। सौहार्द, ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों ही सही हैं। यहाँ पर 2 रय आ गए, यहाँ पर ऊपर रय लगना था, नीचे रय आ गया, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ किसी एक शब्द से प्रसंगवश अनेक अर्थ निकले हों, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। ठीक है, वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। परिभाषा देकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ, तो प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। तो रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जब कोई सामान्य सी वस्तु को, मतलब कि जब एक सामान्य सी वस्तु को विशिष्ट वस्तु के साथ इस प्रकार से मान लेना कि दोनों के बीच कोई भेद ही ना रहे, कोई अंतर ही ना रहे, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? रूपक अलंकार हो जाता है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है उपमा के कितने भेद होते हैं। तो उपमा के कितने भेद होते हैं। उपमा के अंग और भेद दोनों अलग अलग हैं। तो उपमा के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। ठीक है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और इसके बाद मालोपमा। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो आस्था होगी तो भक्ति भाव आता है। तो भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है आस्था होता है। ठीक है, क्या होता है? आस्था होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, स्थायी भाव को व्यक्त करने वाले आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं। तो शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। ठीक है, अंधविश्वास में कौन सा समास है? तो अंधविश्वास में जो समास हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। गरल का विलोम शब्द, गरल का विलोम शब्द क्या होता है? अमृत। क्या होता है? अमृत। अवर का विलोम बहुत बार पूछा गया है। अवर का जो विलोम होता है वो प्रवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के सही वाक्य का चयन करें। तो सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखना है? संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण का दोनों में पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है कि जिस चीज़ की बात हो रही है अगर तो हम उसको गिनकर उसका व्यवहार में प्रयोग करते हैं तो संख्यावाचक है। अगर नाप तोल के प्रयोग करते हैं तो वो होता है परिमाणवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक के पास एक लाठी है, यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक नहीं है ना। जग में ढेर सारा शरबत है, पहली बात तो ढेर सारा शरबत, शरबत का जो प्रयोग है वो मापतोल के होता है, परिमाणवाचक का आ गया ये उदाहरण। पेड़ पर कुछ लड़के बैठे, मैंने थान से थोड़ा सा कपड़ा लिया, तो कपड़ा भी नाप के लिया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा पेड़ पर कुछ लड़के बैठे हैं, क्योंकि लड़कों को गिना जाता है। तो ये निश्चित नहीं है कि 2 लड़के बैठे हैं, 4 लड़के बैठे हैं, 5 बैठे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक का यही उदाहरण है कि पेड़ पर कुछ लड़के बैठे हैं, लड़कों को गिना जाएगा, लेकिन संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। तो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण आपने देखना है। कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना, यह लड़का बहुत चालाक है, कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे, प्रतीक 5 केले खा गया। तो यहाँ पर हमने सार्वनामिक विशेषण बताना है। तो सार्वनामिक विशेषण वहाँ प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर संज्ञा से पूर्व लग के सर्वनाम संज्ञा से पूर्व लग के उसी के अर्थ में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो दूसरा वाक्य है, यह लड़का बहुत चालाक है, लड़के के लिए यह शब्द का प्रयोग हुआ है, लड़का संज्ञा है तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। अगर बहुत पूछा जाए तो यह प्रविशेषण का शब्द है, प्रविशेषण शब्द है बहुत। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रविशेषण बताते हैं। क्या बताते हैं प्रविशेषण? आपने ये बताना है। विशेषण का भेद बताते हैं, विशेषणों का भाव बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं, या फिर विशेषणों के गुण बताते हैं। तो प्रविशेषण क्या बताते हैं? विशेषण की विशेषता, जैसे लड़का बहुत चालाक है विशेषता उसकी, लेकिन बहुत चालाक है वो विशेषण की भी विशेषता हो गई। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो ये तो सभी को पता होगा कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो वाक्य दिए हुए हैं, वाक्य में आपका इस चीज़ को बताना है कि जो अच्छा शब्द आया है, चारों ही वाक्यों में अच्छा शब्द आया है, लेकिन किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में आया है। तो सबसे पहला वाक्य है, रमेश अच्छा लड़का है, अच्छा मैं चला, हमें अच्छों के साथ रहना चाहिए, कपिल अच्छा खेलता है। तो यहाँ पर जो क्रिया कहाँ आती है? खेलता है। खेलना क्या है? क्रिया है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर कपिल अच्छा खेलता है, इस वाक्य में क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है अच्छा। ठीक है,
हमारी आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, तिरोभाव का सही संधि विच्छेद क्या है? क्या तिर प्लस भाव है? नहीं है। तिरो प्लस भाव है? नहीं है। ती प्लस रभाव है, क्योंकि रभाव का तो कोई अर्थ ही नहीं होता, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो चौथा हमारा ऑप्शन है वही सही होगा, क्योंकि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, तिर विसर्ग प्लस भाव। ठीक है, तो ये थे हमारी आज की क्लास के प्रश्न। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।